Hello, friends. Welcome to Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day in brief for 26th of June. So, the first topic is Prime Minister Modi's visit to Egypt. आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी यूएस गए थे, उसके बाद वापस आते हुए वो इजिप्ट गए थे। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर टू इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है। नाउ इस विजिट की हाइलाइट्स हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली, इट वाज द फर्स्ट बायलैटरल विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू इजिप्ट इन द लास्ट 26 ईयर्स। जो लास्ट विजिट हुई थी वो 1997 में हुई थी। साथ ही में इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी इस साल इंडिया को विजिट करा था। ही वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड। ड्यूरिंग दिस विजिट, India and Egypt elevated their relationship to a strategic partnership to further enhance political cooperation, defense collaboration, economic ties, scientific exchanges, and strengthening people-to-people contacts. साथ ही में India will also set up a center of excellence in IT at the Dar Al Ifta, an Egyptian advisory body for the Islamic legal research under the Ministry of Social Justice of Egypt. साथ ही में 3 एग्रीमेंट साइन करे गए थे ड्यूरिंग द विजिट। First is related to agriculture and allied sector. Second is related to competition law. And third is related to protection and preservation of monuments and archaeological sites. On the sidelines, Prime Minister Modi also visited Egypt's historic 11th century Hal Akim Mosque in Cairo, which was restored with the help of India's दाऊदी बोरा कम्युनिटी। ये जो दाऊदी बोरा कम्युनिटी है ये इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट में मेनली सेटल्ड है, especially in Gujarat and Maharashtra. Al Hakim is the fourth oldest mosque in Cairo and the second Fatimid mosque to be built in the city. तो ये facts पूछ सकते हैं आपसे prelims में. Also, he visited the Heliopolis Commonwealth War Cemetery. This memorial commemorates nearly 4,000 Indian soldiers who died while fighting in Egypt and Palestine इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगर हम इंडिया एंड इजिप्ट के इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में बात करें, सो इजिप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इन फैक्ट, इंडिया एंड इजिप्ट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हैज बीन इन ऑपरेशन सिंस 1978 and is based on the most favored nation clause. In fact, India was Egypt's fifth trading partner in the period April to December 2022. इसमें आप इजिप्ट की ज्योग्राफी देख सकते हैं और इसके नेबरिंग कंट्रीज देख सकते हैं कि लिबिया है, सुदान है, और जो वाटर बॉडीज है इट इज सराउंडेड बाय मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। नाइल रिवर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। साथ ही में इजिप्ट का एक और पार्ट भी है, वो है आपका सनाई पेनिजुला। सुएज कैनाल इसे पास करता है। ऑल्सो इट शेयर्स बॉर्डर्स विद आपका गाजा स्ट्रिप एंड इजराइल। आपका इस विजिट की एक और की हाईलाइट थी, वो थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज कन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो इजिप्ट का सबसे हाईएस्ट स्टेट ऑनर है। ये जो अवार्ड है 1915 में इजिप्ट ने इंस्टीट्यूट करा था एंड इट इज कन्फर्ड अपॉन हेड ऑफ स्टेट्स, क्राउन प्रिंसेस एंड वाइस प्रेसिडेंट्स हु ऑफर इजिप्ट और ह्यूमैनिटी इन वैल्यूएबल सर्विसेज। इन फैक्ट, दिस इज द 13th हाईएस्ट स्टेट ऑनर कन्फर्ड अपॉन प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को अब तक कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं बाय वेरियस कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सोचा उसकी कॉम्प्रिहेंसिव एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेता हूं मैं और आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो रिसेंटली पपुआ न्यू गिनी ने मई 2023 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, फिजी ने अवार्ड करा था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, पलाउ ने आपका कन्फर करा था एबेकल अवार्ड, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो ये आपका भूटान ने दिया था 2021 में, लियन ऑफ द मेरिट बाय द यूएस गवर्नमेंट ये आपका अवार्ड यूएस की आर्म फोर्सेस ने मोदी जी को दिया था इन 2020। किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा ये आपका बहरीन गवर्नमेंट ने दिया था अवार्ड इन 2019। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश रूल ऑफ निशान इजुद्दीन ये मालदीव्स ने दिया था। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अवार्ड ये रशिया ने दिया था। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड बाय यूएई, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अवार्ड इन 2018 जो सेल्फ एविडेंट है आपका कि पैलेस्टीन ने दिया था। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्लाह खान ये आपका अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने अवार्ड कन्फर करा था। ऑर्डर ऑफ अब्दुलजीज अल साउद जैसे नाम से इंडिकेट होता है कि सऊदी अरेबिया ने अवार्ड करा था प्रधानमंत्री मोदी जी को 2016 में। ऑल्सो साथ में कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस एंड फाउंडेशंस ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अवार्ड दिया था, तो उसके बारे में भी आप ये लिस्ट पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगले साल के प्रीलिम्स के लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ड्यूरिंग द पैसिफिक आइलैंड समिट आपके पपुआ न्यू गिनी, फिजी एंड पलाऊ इन्होंने 3 अवार्ड्स दिए थे, तो इनको याद रख लेना। साथ ही में गल्फ कंट्रीज ने कौन कौन से अवार्ड दिए हैं उसमें कंफ्यूज कर सकते हैं यूपीएससी, तो उनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जेमको वैक। ये टॉपिक आपका इकोनॉमिक टाइम्स में आया था, जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस के लिए रिलेवेंट है। नाउ रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च द जेमको वैक व्हिच इज एन ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA बेस्ड बूस्टर वैक्सीन एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट mRNA वैक्सीन। इट इज डिलीवर्ड intradermally using a needle free injection device system and it is a thermostable vaccine
That is, it does not require ultra cold chain infrastructure that is used for other mRNA based vaccines. It has been developed using the indigenous platform developed by Genova with funding support from Department of Biotechnology and Biotechnology Industry Research Assistance Council. कुछ दिन पहले भी ये वैक्सीन न्यूज में थी बिकॉज तब इसको ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का अप्रूवल मिला था. इनफैक्ट Gemcovac is the fifth vaccine developed with support from Mission COVID Suraksha, which is implemented by Department of Biotechnology and BIRAC under Atmanirbhar Bharat 3.0 पैकेज. पास कुछ ईयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन रिसर्च के लिए काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, जिसमें से कुछ हैं इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम, नेशनल बायोफार्मा मिशन, इंडिया सेपी मिशन एंड मिशन कोविड सुरक्षा, जो हमने अभी डिस्कस करा है. नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है आपका बलिदान स्तंभ. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी के लिए रेलेवेंट है. तो यूनियन होम मिनिस्टर laid the foundation stone of Balidan Stamb in Srinagar in J&K, and the aim is to inspire patriotism among the youth by immortalizing the memory of the martyrs. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली काफी ऐसे बलिदान स्तंभ और ऐसे आपकी प्लेसेस इनॉग्रेट करी हैं विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, तो उनकी लिस्ट पूछ सकता है यूपीएससी, तो उसे आप ध्यान रख लीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक है गैस प्रोडक्शन के रिलेटेड. ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. तो न्यूज ये है कि इंडिया हैज अचीव द माइलस्टोन ऑफ मोर देन 100 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे ऑफ गैस प्रोडक्शन. सो इट इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इंडिया बिकमिंग अ गैस बेस्ड इकोनॉमी. और ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेजेंटली इंडिया अपनी गैस की नीड्स का 50% इंपोर्ट करती है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका रशिया यूक्रेन वॉर एंड वैगनर ग्रुप. ये टॉपिक इसलिए न्यूज में है क्योंकि आपको पता होगा कि वैगनर ग्रुप ने एक म्यूटिनी आपकी डिक्लेयर कर दी थी और वो वहां पे मॉस्को की तरफ मार्च करने लग गए थे. तो वैगनर ग्रुप क्या है? ये एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है विच इज ओन्ड बाय येवजेनी प्रिगोजिन. तो उन्होंने ट्रूप्स अपने ऑर्डर करे कि वो खुश नहीं थे पुतिन के साथ और बाकी सारे जो मिलिट्री चीफ्स हैं उनके साथ, तो उनके कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चलो सीधे मॉस्को को कैप्चर करते हैं. तो लेकिन वहां पे फिर रिवोल्ट को वहां पे क्रश कर दिया गया. बेलारस आपकी आई कंट्री बीच में, और इन्होंने एक डील नेगोशिएट करी कि ठीक है आप ट्रूप्स अपने वापस ले लो एंड यू रीडायरेक्ट योर ट्रूप्स टू बेलारस. आपका बेलारस में ही आप रहिए, आपको प्रोसिक्यूट नहीं करा जाएगा, बट ये जो म्यूटिनी आप जो प्लान कर रहे हैं उसे क्रश कर दीजिए, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं. तो इस तरह से ये न्यूज में था. तो यही अब सोचा जा रहा है, पहले लग रहा था कि रशिया यूक्रेन वॉर शायद जल्दी खत्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ इंटरनल सिविल वॉर, पर अब ये लग रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन probably might emerge very strong after the crushing of this mutiny. तो जैसे मैंने बताया कि बेलारस ने ही पूरी ये डील नेगोशिएट करी थी, इस म्यूटिनी को क्रश करने में रशिया को सपोर्ट करा है, एंड इनफैक्ट स्टार्टिंग से ही रशिया को सपोर्ट करा है बेलारस. तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं, कुछ दिन पहले भी मैंने डिस्कस करा था. तो इसकी ज्योग्राफी आप देख सकते हैं कि इट इज सराउंडेड बाय रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुनिया एंड लाटविया. इसकी कैपिटल है मिन्स्क आपकी. इनफैक्ट मिन्स्क एग्रीमेंट्स भी आपके न्यूज में थे रशिया यूक्रेन वॉर के कंटेक्स्ट में, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साहित्य अकादमी अवार्ड्स. तो रिसेंटली साहित्य अकादमी अनाउंस्ड अ लिस्ट ऑफ 22 रेसिपिएंट्स ऑफ द बाल साहित्य पुरस्कार एंड 20 विनर्स ऑफ इट्स युवा पुरस्कार फॉर दिस ईयर. ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड अवार्ड्स के लिए रिलेवेंट है. तो जो लिस्ट ऑफ अवार्ड्स साहित्य अकादमी अवार्ड करती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं. पहले तो बाल साहित्य पुरस्कार. It is given to writers for books meant for the target readership of 9 to 16 years age group. इतनी डिटेल में भी इंफॉर्मेशन यूपीएससी पूछ सकती है, तो आप इसे याद रखना कि 9 to 18 नहीं है, 9 to 16 years है. फिर आपका है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार. तो ये अवार्ड आपका 2011 में इंस्टीट्यूट करा गया था एंड इट रिकॉग्नाइजेस यंग राइटर्स अंडर द एज ऑफ 35 ईयर्स. फिर आपका जो मेन स्ट्रीम आपका साहित्य अकादमी अवार्ड है, इट इज गिवन टू द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट पब्लिश्ड इन एनी ऑफ द मेजर इंडियन लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय अकादमी. 24 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी देर में. फिर आपका साहित्य अकादमी फेलोशिप है. सो इट इज द हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड बाय द अकादमी ऑन अ लिविंग राइटर एंड द नंबर ऑफ फेलोज एट नो टाइम एक्सीड्स 21. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे प्रेसिडेंट रहे थे, ही वॉज द फर्स्ट राइटर इलेक्टेड टू दिस फेलोशिप. फिर आपका भाषा सम्मान अवार्ड है. ये 1996 में आपका इंस्टीट्यूट करा गया था एंड दिस इज गिवन टू राइटर्स फॉर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन लैंग्वेजेस other than the 24 major ones recognized by the academy. अब मैंने आपको बताया कि ये सारे अवार्ड्स आपके साहित्य अकादमी कन्फर करती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं. सो इंग्लिश में इसका नाम है इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स एंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट लिटरेचर इन द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. It was constituted by the Government of India by a resolution passed in 1952 and it was formally inaugurated in 1954. एंड साहित्य अकादमी अवार्ड्स पहली बार आपके 1955 में कन्फर करे गए थे. इसका स्टेटस देखें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंडिपेंडेंट है
बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे सपोर्ट करती है एंड इट इज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर द इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860. द जनरल काउंसिल ऑफ द साहित्य अकादमी ऑपरेट्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, following which it is reconstituted and it meets once a year. The first general council was presided over by the then prime minister जवाहरलाल नेहरू. दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द साहित्य अकादमी. सो इट रिकॉग्नाइजेस 24 इंडियन लैंग्वेजेस व्हिच इंक्लूड्स राजस्थानी, इंग्लिश एंड 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. काफी जगह पे काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल में आपको 23 इंडियन लैंग्वेजेस शायद मिले. दैट इज इंग्लिश प्लस 22 लैंग्वेजेस अंडर द 8th शेड्यूल. बट करेक्ट आंसर है कि 24 है, इसमें राजस्थानी भी एडेड है. ये साहित्य अकादमी की वेबसाइट पे लिखा है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा MQNB ड्रोन्स. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आया था. जनरल स्टडीज पेपर 2 IR एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी के लिए रेलेवेंट है. और जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी रिसेंटली अभी यूएस गए हुए थे. सो देयर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड प्रधानमंत्री मोदी जी वेलकम इंडियाज प्लान टू प्रोक्योर जनरल एटॉमिक्स MQNB हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV, दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिन्हें ड्रोन्स भी कहते हैं. तो हेल का फुल फॉर्म है हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस. पर इंडिया अभी भी इस डील को नेगोशिएट कर रही है टू इंक्रीज द इंडिजिनस कंटेंट अंडर द डील. द करंट इंडिजिनस कंटेंट प्रपोज्ड इज 8 to 9%, बट इंडिया प्लान कर रही है कि इसमें इंडिजिनस कंटेंट शुड बी 15 to 20%. इस MQNB के दो वेरिएंट्स हैं. पहला है आपका स्काई गार्डियन, दूसरा है आपका सी गार्डियन. This MQNB is designed to fly over the horizon via satellite for up to 40 hours depending on the configuration. Next topic है आपका टाइटन सबमर्सिबल के बारे में. ये टॉपिक मैं काफी दिन से डिस्कस कर रहा हूँ. दोबारा से इस पे एक डिटेल्ड फीचर आर्टिकल आया है हिंदू के पेज 11 पे और ये जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस के लिए रेलेवेंट है. तो इसमें एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है, तो आप इसे रेफर कर सकते हैं. मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि टाइटन सबमर्सिबल क्या है, सबमरीन और सबमर्सिबल में क्या फर्क है. मैंने बताया था कि सबमरीन आपकी ऑटोनॉमस होती है, सबमर्सिबल आपकी ऑटोनॉमस नहीं होती, वो आपके पेरेंट शिप से अटैच रहता है. फिर क्या हुआ था टाइटन के एक्सप्लोजन में, ओशन गेट की क्या गलती थी जो ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑपरेट करती है, ये टाइटैनिक को ऑब्जर्व करने के लिए गया था नीचे. एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस नहीं करा था वो था यूनेस्को गाइडलाइंस फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ अंडर वाटर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. तो इस गाइडलाइंस के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि these guidelines stresses on the long-term preservation of underwater cultural heritage and the need to protect the surrounding waters by ensuring responsible non-intrusive access. तो हो सकता है कि टाइटन और टाइटैनिक के बारे में ना पूछे, यूनेस्को गाइडलाइंस के बारे में यूपीएससी पूछ ले, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 13 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी के लिए रेलेवेंट है. नाउ इस आर्टिकल में दो डायमेंशंस हैं. पहली बात तो ये है कि खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दे हैव पास्ड अ रेजोल्यूशन अपोजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोपोज्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस करा था, प्रीवियस डे के आप एचओडीज आप पढ़ सकते हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान करा है कि प्रोबेबली इट विल इम्पोज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड विच इज मैंडेटेड बाय द आर्टिकल 44 of the directive principles of state policy. But Khasi Hills Autonomous District Council ये कह रही है कि that will impact their unique customs and culture. In fact, Khasis जो हैं they are a matrilineal community where the youngest daughter becomes the custodian of the family property and child is given the surname of her or his mother, and the community dominates the area governed by this Khasi Hills Autonomous District Council. साथ में दो और भी कम्युनिटीज है मेघालय की जो मेजर हैं, वो है आपकी गारो एंड जंतिया. They are also matrilineal and their dominions are governed by the Garo Hills Autonomous District Council and Jaintia Hills Autonomous District Council. तो Autonomous District Councils के बारे में मैंने बताया, तो एक बार इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं. ये हैं क्या? ये 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है अंडर आर्टिकल 244. सो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का यही ऑब्जेक्टिव है कि कुछ कम्युनिटीज को ज्यादा लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी कन्फर करना विद इन अ स्टेट. जनरली दीज काउंसिल्स हैव अप टू 30 मेंबर्स विद अ टर्म ऑफ 5 years. बट एक एक्सेप्शन है, वो है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो आसाम में है उसमें 40 मेंबर्स होते हैं इंस्टेड ऑफ 30 मेंबर्स. एज ऑफ नाउ 10 ऑटोनॉमस काउंसिल एग्जिस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो आप देख सकते हैं लिस्ट की. असम में है आपकी नॉर्थ कचर हिल्स डिस्ट्रिक्ट, दूसरी आपकी करबी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, एंड जैसे मैंने आपको बताया तीसरी आपकी बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट, यह असम में होगी. मेघालय में मैंने आपको बताया कि 3 है, खासी, जंतिया एंड गारो. त्रिपुरा में है आपकी त्रिपुरा ट्राइबल्स एरिया डिस्ट्रिक्ट, एंड मिजोरम में है आपकी 3, चकमा, मारा एंड लाई. तो ये आपकी टोटल 10 है. इनफैक्ट लद्दाख भी काफी टाइम से प्रोटेस्ट कर रही है कि उन्हें भी 6 शेड्यूल के अंडर
आना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमरजेंसी ऑफ 1975 टू 1977। यस्टरडे यानी कि 25th ऑफ जून को 1975 में ही इम्पोज करी गई थी, तो उसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है या फिर उससे याद करा जा रहा है। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 13 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी के लिए रिलेवेंट है। अगर ब्रीफ इसका बैकग्राउंड देखें, सो इट वाज ऑफिशियली issued by the then president Fakhruddin Ali Ahmed on the recommendation of the then prime minister Indira Gandhi under article 352 of the constitution because of prevailing internal disturbance। and जैसी ये इम्पोज करी गई थी 21 मंथ की इमरजेंसी आपकी, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर को यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अनडिस्प्यूटेड अथॉरिटी मिल गई थी, सिविल लिबर्टीज आपकी सस्पेंड कर दी गई थी, इलेक्शंस को कैंसिल कर दिया गया था। और इसका ट्रिगर इवेंट था कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राज नारायण 1975 की वर्डिक्ट, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिक्लेयर कर रहा था दैट द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी इज गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस। एंड आज का हमारा लास्ट टॉपिक है चंद्रयान 3 मिशन, जो आपका जुलाई में लॉन्च करा जाएगा। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 14 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस के लिए रेलेवेंट है। सो जैसे मैंने बताया कि इन जुलाई चंद्रयान 3 विल बी लॉन्च अब्रॉड द LVM3 रॉकेट फ्रॉम श्रीहरिकोटा। LVM3 को पहले GSLV Mark 3 रॉकेट भी कहा जाता था। इसका जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम, विच इज नेम्ड आफ्टर द विक्रम साराभाई, एंड रोवर का नाम है आपका प्रज्ञान। सो इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी? अ propulsion module will carry the lander rover configuration to a 100-kilometer lunar orbit, and once the Vikram lander module makes it safely to the moon, it will deploy Pragyan, which will carry out experiments on the moon surface। जो लैंडर है उसके 4 पेलोड्स हैं। पहला है रंभा, दैट स्टैंड्स फॉर रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। सेकंड है आपका चैस्ट, दैट इज चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। थर्ड है आपका ILSA, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। एंड लास्ट है आपका LRA, दैट इज लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर एरे। जो आपका रोवर है उसके 2 पेलोड्स होंगे। फर्स्ट है आपका APXS, दैट इज अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एंड सेकंड है आपका लिब्स, दैट इज लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। साथ ही में देयर विल बी वन पेलोड ऑन द प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसका नाम है शेप। सो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस ऑफ द डे एंड डेली पॉइंटर्स थे। आई होप यू लाइक्ड इट। फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। थैंक यू।